Hello dear friend, myself Mohammad Imran Ansari. Dear friend, today we will discuss about human digestive system. और ये dear students हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है चैप्टर सेकेंड नहीं बच्चों चैप्टर ये फर्स्ट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और इसमें बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर जो है बच्चों ये पार्ट नंबर है जो ये है 11, ठीक है ना। पार्ट नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो बात ये समझिए बच्चों, ये एक आप देख रहे हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये एक तस्वीर है आपको जो मनुष्य का पाचन तंत्र का एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग को क्या क्या जाना है ध्यान समझिएगा। जैसे इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार से भोजन कहा जाता है, फूड कहा जाता है, कहाँ पे पूरी तरह से इसका डाइजेशन होता है, कहाँ ये पूरी तरह से पचता है और कहाँ से बाहर निकलता है, ये चीजें हम लोग जान चुके थे। अब आइए इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों के आपको देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं माउथ के पास मैंने आपको बताया था बच्चों कि टीथ जो कि बच्चों मैंने बताया था कि 32 होता है। उसके साथ साथ 3 जोड़ी आपको मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है ना। ये क्या है सैलिवरी ग्लैंड है जहां से बच्चों लार निकलता है और इस लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ये जो बच्चों आप लोग नली देख रहे हैं इस नली को बच्चों ओसोफेगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों ओसोफेगस, या इसी को बच्चों हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप यानी कि भोजन नली के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। भोजन मुंह में पचने के बाद से बच्चों डायरेक्टली चला जाता है कहाँ पे हमारे स्टमक में, हमारे पेट के अंदर। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं स्टमक, ठीक है ना। ये एक तरह का पेट है। ये इसको हिंदी में बच्चों अमाशय के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों अमाशय, ठीक है। जस्ट इसके बाद से आप देखेंगे ये जो है इसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियास, ठीक है ना। पैंक्रियास यानी कि इसका इंग्लिश होता है बच्चों हिंदी होता है अग्नाशय। ध्यान से समझिएगा इसका हिंदी होता है अग्नाशय। और इधर आप आएंगे ये जो आप देख रहे हैं ये है बच्चों लीवर। यहीं से बाइल्स यानी कि पित्तरस निकल रहा था लीवर, यानी कि इसी को बच्चों यकृत हम लोग कहते हैं या इसी को बच्चों हम लोग जिगर कहते हैं या इसी को बच्चों हम लोग कलेजा भी कहते हैं। इतना इसका नाम है। जब माँ बच्चों से बहुत प्यार करती हैं तो प्यार से क्या कहती हैं मेरे जिगर के टुकड़े, ठीक है, या मेरे कलेजे के टुकड़े। तो कलेजा और जिगर किसको कहते हैं बच्चों, तो ध्यान समझ लीजिएगा ये लीवर का नाम होता है, ठीक है। ये लीवर होता है। अगर माँ को शायद पता होता कि आखिर लीवर को ही कलेजा और जिगर कहा जाता है तो शायद वो जिगर के टुकड़े या कलेजे के टुकड़े नहीं कहती, वो तो समझ के कहती कि दिल के टुकड़े हैं। दिल को वो जिगर और कलेजा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। जिगर और कलेजा यकृत यानी लीवर का नाम होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बच्चों ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का मतलब होता है बच्चों ग्रहणी, ठीक है ना। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ग्रहणी, जहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस दोनों आपस में क्या होता है मिलता है। अब इसके बाद से बच्चों ये जो आप अंदर की ओर इतना ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर घुमा हुआ जो संरचना देख रहे हैं इसको बच्चों कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इसका हिंदी होता है बच्चों छोटी आंत। इसका हिंदी होता है बच्चों छोटी आंत, ठीक है। जस्ट इसके बाद से आप देखेंगे ये तो इसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बच्चों इसका होता है बड़ी आंत, ठीक है। एक छोटी आंत हो गया एक बड़ी आंत हो गया। अब इसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बच्चों अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स, इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले होता क्या है जो फूड होता है यानी कि जो भोजन होता है ये
बड़े बड़े फॉर्म में होता है। ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये बड़े बड़े सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको हम क्या करते हैं, टीथ के द्वारा खाते हैं, स्लाइडिंग के द्वारा यानी एमाइलेज जिसमें एंजाइम होता है उसके द्वारा इसमें इसको पचाते हैं माउथ में। और उसके बाद से क्या होता है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाएगा बच्चों, तो अब उसके बाद से कहां जाएगा ये फूड, डायरेक्ट ओसोफेगस में जाएगा। तो ओसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को मैंने बताया था पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट उसको बोलते हैं। ये मूवमेंट नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आने के बाद से ये चलाएगा स्टमक के अंदर, यानी कि जो फूड है अब कहां चला आया, स्टमक में चला आया। स्टमक में आने के बाद से आपको बच्चों मैंने बताया था कि इसमें गैस्ट्रिक जूस और HCl यानी कि अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब ये क्या करेगा, उस भोजन को यानी इस भोजन को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ऐसे हो जाएगा हमारा भोजन पेट के अंदर, ठीक है, ऐसे भोजन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको भोजन दिखाई देगा, यानी पेट के अंदर ऐसे भोजन हो गया। अब यहां से जो भोजन है ये अब कहा जाएगा, ये आपको जो ड्यूडेनम दिख रहा है, ये वाला ड्यूडेनम इस पार्ट में चलाएगा, यानी कि जो ड्यूडेनम है यहाँ पर देखिए, तो लीवर से एक जूस निकलता है जिसका नाम है बच्चों बाइल जूस, ठीक है ना, हिंदी में बच्चों इसको पित्त रस कहते हैं। और पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि अग्नाशयी रस। अब बच्चों जो अम्लीय अवस्था में था भोजन HCl की वजह से, अब जैसे ही आगे की ओर यहाँ पे ड्यूडेनम में आएगा तो ये भी अपने अंदर से बाइल जूस निकालेगा, ठीक है, और यहाँ ड्यूडेनम में भेजेगा। पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूस को निकालेगा, ये भी लाके इसमें भेजेगा। और जब दोनों यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, मिल जाएगा दोनों जूस, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, तो दोनों मिलकर जो अम्लीय माध्यम में भोजन होता है उसको ये क्षारीय माध्यम में कर देंगे, यानी कि एल्केलाइन मीडियम में इसको कर देंगे। और एल्केलाइन मीडियम में करने के बाद से जो फूड होता है ये पूरी तरह से एल्केलाइन मीडियम में चला जाता है, यानी और भी बच्चों ये छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा भोजन, इस प्रकार से पच के यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों जैसे ही अंदर की ओर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आने के बाद से बच्चों इसमें कुछ ऐसे उभार होता है, ऐसे उभार होता है। इस उभार को बच्चों कहा जाता है रसांकुर यानी कि विलाई, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से एक उभार होता है, यानी इस पूरे इंटेस्टाइन के अंदर जिसमें छोटे 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 बच्चों ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, जो भोजन पूरी तरह से बच्चों पच चुका होता है, यानी कि अब ये पच चुका है भोजन, अब जो पच चुका है ये जाके इसके अंदर बच्चों पूरी तरह से बैठ जाएगा। ध्यान दीजिए, पूरी तरह से इसके अंदर चला जाएगा और जाने के बाद से ये चला जाएगा हमारे ब्लड में। और ब्लड इसको क्या करता है, पूरे हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं ब्लड के द्वारा वो पूरे हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा ये भोजन। और जब शरीर के अंदर चला जाएगा कोशिकाओं को भी भोजन मिल जाएगा, जिससे हमको एनर्जी फील होगा और हम लोग किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जो भोजन पच जाता है वो तो हमारे ब्लड के द्वारा मिल जाएगा, जो भोजन पूरी तरह से नहीं पच पाता है वो ऐसे आगे की ओर बढ़ने लगता है। आगे की ओर बढ़ते 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 चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों क्या होता है, बड़ी आंत में ये क्या करता है, अब वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, पानी का अवशोषण करता है, और पानी का अवशोषण करने के बाद ये आगे की ओर बढ़ेगा और हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है बच्चों, या इस वाले पार्ट को कहते हैं रेक्टम, याद रखिएगा, इस वाले पार्ट को रेक्टम कहते हैं। रेक्टम का मतलब होता है बच्चों मलाशय, ठीक है ना, मलाशय होता है। और इस पार्ट को कहते हैं बच्चों एनस, ठीक है ना, एनस। एनस का मतलब होता है गुदा द्वार, गुदा द्वार, जहां से हम लोग फूड को जो पूरी तरह से पचा नहीं है बच्चों, वो भोजन को हम लोग बाहर निकाल देंगे। जो भोजन पूरी तरह से पच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से चला जाएगा हमारे पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्ति हो जाएगी, हम लोग ऊर्जावान महसूस करेंगे, एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी होता यह है कि जब हम लोग भोजन करते हैं कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे पेट में अच्छे से नहीं पच पाती हैं, वो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते चली जाती है यहाँ से। और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में एक अवस्था होता है जिस अवस्था को कहा जाता है बच्चों अपेंडिक्स। इसमें आके वो भोजन पूरी तरह से यहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से इसकी साइज
साइज धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है बच्चों तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इतना दर्द होता है कि पर्दा से बाहर हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय होता है बच्चों, इसको हम लोग हमारे शरीर से ऑपरेशन के माध्यम से इसको काट के ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका एक ही उपाय है बच्चों। इसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसका काम हमारे शरीर में कब हो रहा था? तो हमारे पूर्वजों के शरीर में हो रहा था। कैसे हो रहा था? तो ध्यान दीजिए, पुराने जमाने के लोग जो भी खाया करते थे, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाया करते थे, घास खाया करते थे, सब्जी जो भी पाते थे वो खाया करते थे, ठीक है ना। इसलिए उनके शरीर के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता था। सेल्यूलोज का डाइजेशन का मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन पहले होता था, अब नहीं होता है। वो डाइजेशन कब किसके वजह से होता था? तो अपेंडिक्स के वजह से। जितने भी आप जानवर जो शाकाहारी जीव देख रहे हैं, हर्बीवोरस एनिमल देख रहे हैं, उन लोगों के अंदर बच्चों अपेंडिक्स पूरी तरह से पाया जाता है और काम भी करता है, क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। आज के जमाने में हम लोग घास, पेड़ पौधों की पत्तियों को कहाँ खाते हैं? खाते भी है तो उसमें नमक, पता नहीं क्या क्या मसाला वगैरह ये सब मिला के फिर हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको मजे से खाते हैं। तो वो हमारे बॉडी को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में, जैसे ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, अगर हम लोग क्या करें, पेड़ पौधों को पत्ती को खाना शुरू कर दें या घास फूस खाना शुरू कर दें, हो सकता है मे बी हमारा अपेंडिक्स काम करना शुरू कर दे और हमारे बॉडी के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होना शुरू हो जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी हो सकता है हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारे शरीर में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। अपेंडिक्स एक तरह का एक्सेप्शन ऑर्गन होता है, इसको हम लोग काट के बाहर निकाल सकते हैं, फिर भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतना बात समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक छोटा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि क्या होता है बच्चों, जब हम लोग तेल वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला मटेरियल जब खाने लगते हैं, जब तेल वाला सामान खाने लगते हैं, तो ये क्या होता है, आगे की ओर आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से इसमें चर्बी का ऐसे जमाव हो जाता है। बच्चों आप खुद सोचो यार, यहाँ पे जब चर्बी का जमाव हो जाएगा पूरी तरह से, ये पूरा चर्बी जम जाएगा, यानी कि जो विलाय रसायन देख रहे हैं ये पूरी तरह से चर्बी से ऐसे भर जाएगा, तो क्या जो भोजन पूरी तरह से यहाँ तक पचा है वो शरीर के अंदर आएगा? तो क्या जो पचा हुआ भोजन है ये इसके अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे चर्बी का जमा हो गया है। भोजन जो पच गया है वो भी और जो नहीं पचा है वो भी हमारे शरीर से ऐसे आगे की ओर बढ़ते 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 हमारे शरीर से रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी जो पचा है भोजन वो भी, जो नहीं पचा है वो भी। समझ में आ गया? इसलिए कहा जाता है कि तेल वाला सामान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मार्केट का सामान तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए देखिएगा जितने भी हेल्दी मोटे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं, वो खाना खाते तो हैं बट उनको ऊर्जा नहीं मिलती। एक बार गिर जाते हैं तो उनको दोबारा उठाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? वो अपने आप भी नहीं उठ पाते हैं ठीक से। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है, चर्बी की मात्रा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भोजन का डाइजेशन नहीं हो रहा है। खाना खा तो रहे हो, उनका पेट भी भर रहा है अच्छे से, पेट और सब अच्छे से भर रहा है, मोटे हो रहे हैं, वो केवल चर्बी का जमा हो रहा है, बट हमारे शरीर के अंदर भोजन का डाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो ऊर्जा उनको मिलना चाहिए वो ऊर्जा उनको नहीं मिल रहा है। बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं एक लिंक सेंड किया हूं, इसी स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास किया हूं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अपेंडिक्स और एनएस के जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा उसको सही कर सकते हैं, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोग को अच्छे तरीके से ये फिगर बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा और कैसे कैसे क्या क्या है, कैसे मैं तो आपको बताया हूँ, ठीक है? इसको आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। बहुत जल्दी मैं इसके आगे के बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए नहीं रहने देते हैं। थैंक यू बच्चों।